हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस से 20 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जरासंध जो मगध का शासक था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। मगध के शासक जरासंध की राजधानी राजगृह थी। महाभारत में जरासंध तथा भीम के युद्ध का वर्णन हुआ है और इस युद्ध में कृष्ण की सहायता से भीम द्वारा जरासंध को मार दिया गया था। अगला प्रश्न, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे और 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया था। और फिर 1935 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार का फिर से विभाजन किया गया और एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी बिहार में दिया था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली जिले के कुंडनग्राम में हुआ था। महावीर के पिता वज्जी संघ के प्रमुख तथा माता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें लड़ाकू सैनिक बना दिया। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और इनके ही याद में श्री हरमंदिर की स्थापना की गई, जिन्हें सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मृदा, वायु और जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई स्थित सेबी प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिमों में रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापित की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है और इन सभी तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है? जो 3 अनुसूचियां हैं भारत के, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इनका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम किसकी कृति है? तो ये कालिदास की कृति है और यह एक नाटक है जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये भोगवा नदी के निकट स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है और सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और लोथल में चावल उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो ये 1977 ईस्वी में भारत में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी और आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाइयों या प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, वित्त का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है? तो ये अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गंडक नदी के तट पर स्थित है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है।
अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने किस युद्ध के बाद अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? तो इसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये संधि की थी और इस संधि में कुछ शर्तें रखा गया था, जिसमें इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो ये टीपू सुल्तान की ही उक्ति थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इसी के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में द्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज शामिल थे और इन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया था। और इसी दौरान टीपू ने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है और यह भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहीची पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो ये पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है और भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया था। पहला पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत था और दूसरा पश्चिम बंगाल प्रांत था और ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। तभी गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो सफल हो गया था, उसके बाद से ये दूसरा सत्याग्रह था, जिसमें चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद कि एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में अहमदाबाद मिल हड़ताल था, जो ये चंपारण सत्याग्रह की तरह ही सफल भी हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था? तो ये 1904 ईस्वी में लिखा था। हिंद स्वराज को 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो ये सार्वजनिक सेवा के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में विपक्ष के लिए इनको याद किया जाता है। 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोंगपुई को ही नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन कहा जाता है और फोंगपुई एक पवित्र पर्वत माना जाता है। फोंगपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है और यह लोकसभा के बहुमत दल का भी नेता होता है। अगला प्रश्न, एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा की गई है। वेद 4 तरह के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।